सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, डेल्टा वेरिएंट ने कराची में खतरे की घंटी बजा दी है और 24 घंटों में 18 अफराद जान की बाजी हार गए और साथ साथ सिंध में जो यौमिया केसेस की तादाद है वो 3000 को छूने लगी है। और इसी खतरे को देखते हुए कल सिंध हुकूमत की जानिब से एक ऐलान किया गया कि सूबे में 8 अगस्त तक मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लगा रहे हैं और आज से ही उसकी जो है वो अमल दरामद उसके ऊपर शुरू हो गया था। जगह जगह पुलिस ने नाके लगाए, पुलिस शहरियों को रोक रही थी, डबल सवारी पर पाबंदी की वजह से पूछा जा रहा था। लेकिन हुआ ये कि सिंध हुकूमत को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। विफाक की जानिब से इस तरह के बयानात सामने आने लगे कि NCOC और विफाक की हिदायत के बगैर जो सूबा है वो अकेले कोई फैसला नहीं कर सकता। शेख रशीद साहब की जानिब से भी ये बात की गई। उसके बाद सिंध हुकूमत के ऊपर ताजरों का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। ताजिर बरादरी 2 धड़ों में तकसीम हो गई। एक धड़ा ये कहता था कि नहीं लॉकडाउन लगना चाहिए, जबकि दूसरे धड़े की जानिब से कहा गया कि लॉकडाउन की सख्त मुखालफत करते हैं और हर सूरत पीर से कारोबार जो है वो हम खोल देंगे। मुर्तज़ा वहाब साहब ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम लॉकडाउन में थोड़ी नरमी कर रहे हैं क्योंकि जो डबल सवारी की पाबंदी है उस पर हम अमल दरामद नहीं करवा सकते। लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाने जाना है तो डबल सवारी की पाबंदी ख़त्म कर रहे हैं। साथ साथ जो रेस्टोरेंट हैं और वहाँ पर भी 24 घंटे डिलीवरी की इजाज़त दी जाएगी और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों में नरमी की बात की मुर्तज़ा वहाब की जानिब से। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी जानिब से कहा गया कि जो भी SOPs बनाए जाएंगे, जो भी हिदायत सिंध हुकूमत देगी, हम सिंध हुकूमत का साथ देंगे, लेकिन लॉकडाउन में हम सिंध हुकूमत का साथ हरगिज़ नहीं देंगे क्योंकि इससे लोगों का जो रोज़गार है वो मुतासिर हो रहा है। लगारी साहब, कल सिंध हुकूमत ने पहले लॉकडाउन का फैसला किया, उसके बाद आज उसमें थोड़ी नरमी कर दी। क्या सिंध हुकूमत खुद भी कंफ्यूज्ड है कि करना क्या चाहिए या फिर NCOC और विफाक की जानिब से जिस तरह के बयानात आ रहे थे उसका प्रेशर लिया और सिंध हुकूमत ने नरमी कर दी? यकीनन ये प्रेशर है। यकीनन वफाक की तरफ से मसाइल पैदा किए जाते हैं। सिंध के मामले में जब भी कोई फैसला होता है तो ये आगे आकर खड़े हो जाते हैं। इन्होंने पिछले साल कभी भी कोरोना को ही नहीं समझा कि ये कोरोना है भी कोई चीज़ या नहीं है। वो समझते थे कि कोरोना कुछ भी नहीं है, ऐसा नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। जिस तरह से ये वज़ीर-ए-आज़म आमदा रिकॉर्ड थे, इसी तरह की बातें करते थे। और अब इनके जो हैं वो गवर्नर साहबान और दीगर हजरात वो भी आकर इसकी तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब कोरोना जो है वो जो है हमारी तय करदा SOPs। भाई वफाक और सूबे अपने अपने फ़ैसले करने में आज़ाद हैं। आप ये कहाँ से ले आए, कौन सा हुक्मनामा ले आए हैं कि जनाब फ़लाँ की मर्ज़ी से और फ़लाँ की मर्ज़ी के बगैर जो है वो नहीं कर सकते हैं फ़ैसला लॉकडाउन का फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि हुकूमत सिंध को भी लोगों की परेशानियों को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। अच्छा, अगर आप गाड़ी के अंदर, कार के अंदर 2 लोग जा सकते हैं, ये हमें समझाया गया, और रक्शे के अंदर 10 आदमी बैठ सकते हैं, ये नहीं समझाया गया था कि ऐसा भी हो सकता है। बाइक पर जो है वो आज उन्होंने डबल सवारी पर पाबंदी लगाई हुई थी, अब 6 आदमी बैठ कर जा रहे होंगे। तो हमें ये भी सोचना है कि अगर हम डिस्टेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं, अब सोशल डिस्टेंसिंग को अहमियत नहीं दे रहे हैं, तो उसका नतीजा यही होगा कि ये वेरिएंट जो है वो तेज़ी से फैलेगा और जो आज इतना पहुँचा हुआ है, यानी 100 में 30 आदमी जब टेस्ट हो रहा है तो पॉजिटिव हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में सिंध हुकूमत क्या करे? हम भी सिंध हुकूमत पर तनकीद करने के लिए तैयार हैं, हम भी लाठियाँ उठाने के लिए तैयार हैं। आप गलत कर रहे हैं, लेकिन बताओ तो सही कि होगा क्या? लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा सकता है। स्मार्ट लॉकडाउन से अब तक कितने फवायद हासिल हुए हैं? स्मार्ट लॉकडाउन की तारीफ की जाए, बताया जाए कि क्या चीज़ है स्मार्ट लॉकडाउन, क्या है। बहुत स्मार्ट होता है, मेकअप के साथ आता है, सुर्खी लगा कर आता है, बहुत स्मार्ट बनकर आता है, उसके कपड़े बड़े ठीक ठाक होते हैं, फर्स्ट क्लास होते हैं। क्या होता है स्मार्ट लॉकडाउन? उसके बारे में कुछ तारीफ तो करें, बताएं तो सही स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब क्या होता है। आप इस तरह से चीज़ों को ख़राब होने से रोक नहीं सकते हैं। मसला है, अगर मसला ना होता तो किसी को क्या ज़रूरत पड़ी थी? अगर कराची में 28 से 30% के दरमियान जा रही है आपके इसकी जो शरह है, तो फिर आप इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं? कुछ भी तरीका करें। अच्छा, आप सिंध हुकूमत भी क्या करेगी? सिंध हुकूमत ने किया है कि 8 दिन के लिए, 9 दिन के लिए किया है कि जनाब हम कर रहे हैं। अच्छा, 9 दिन के बाद क्या होगा? 9 दिन के बाद भी अगर आप काबू ना पा सके तो क्या होगा? अच्छा, 9 दिन के बाद आ जाएगा मुहर्रम, तो फिर क्या होगा? फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, छोड़ दें इनको, वो क्या करेंगे? वो तो कहेंगे जी ना हम तो पहले से कह रहे थे कुछ भी हो जाए, आप सारे के सारे
मामूलात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। पिछला जो था थर्ड वेव जो थी, थर्ड वेव में पंजाब मुतासर हो रहा था, लाहौर मुतासर हो रहा था, रावलपिंडी मुतासर हो रहा था, दूसरे पंजाब के शहर मुतासर हो रहे थे, कराची में और सिंध के दीगर इलाकों में जो है वो बहुत आराम था कि जी बहुत शराब बहुत कम हो गई है, 2-3% जा रही है, बाकी पंजाब में जो है वो 14% जा रही है, 15% जा रही है। अब मामला उलट हो गया है। अब यहाँ जो है वो 23, 24, 25 से बढ़ती हुई 27, 28 तक और 30 तक पहुँच रही है और वहाँ शराब कम हो रही है, 7-8 तक चल रही है। अगर ये सूरत हाल उलट जाती है खुदा ना खास्ता, तो फिर क्या होगा? वफाक जो है वो आराम से बैठा रहेगा। वफाक को परवाह भी नहीं है, इसलिए कि इमरान खान तो उसे बीमारी नहीं समझते हैं। इमरान खान हुए और बरतानवी वज़ीर आज़म हुए, कुछ और लोग भी हुए, मोदी साहब थे, वो नहीं समझते थे कि ये कोई चीज़ है। फिर इंडिया को कितना भुगतना पड़ा। अब तो इंडियन जो वायरस है वो अगर कहीं रोक कर रहा हो तो लोग चीखने लगते हैं कि इंडिया से आया हुआ वायरस जो है ये तबाही मचा देगा। हमारे यहाँ भी यही सूरत हाल चल रही है। लेकिन लगारी साहब, लोग ये भी तो बात कर रहे हैं ना कि जब अंदरूनी सिंध में लोग कुत्ते के काटने से मर रहे थे, एड्स से मर रहे थे, तो उस वक्त तो सिंध हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं किए थे। अब किसने कहा कि कोई किसने कौन किधर कहाँ कह रहा है? कौन कह रहा है? मैं वही कह रहा हूँ ना, कौन कह रहा है कि हुकूमत सिंध नहीं? आम आवाम कहाँ कह रहे हैं? किसी के सामने आकर आम आवाम ने कहा है? आवाम का फैसला मैं करूंगा क्या? या स्टूडियो में बैठकर कहूंगा कि मैं आवाम हूँ, मैं सिंध के जो है वो 7-8 करोड़ आबादी की नुमाइंदगी करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये सब कुछ हो गया? भाई नहीं होता है ना। मैं अपने आप को आवाम समझ लूंगा क्या? और हुकूमत क्यों नहीं करती है? जिस हुकूमत ने हेल्थ सेक्टर में सबसे ज्यादा काम किया पूरे पाकिस्तान से, तो वो इस मामले पर बिल्कुल चुप करके सो रही है। भाई पंजाब, अब चले मेरे साथ, मैं बताता हूँ ना कि किस तरह राजनपुर में, मुजफ्फरगढ़ में, लिया में, रहीम यार खान में, बावलपुर में, बक्कर में, मियांवाली में, खुशाब में, विहाड़ी में किस तरह से कुत्ते के काटने से लोग मुतासर होते हैं, किस तरह से लोगों को परेशानी होती है। खानपुर में, लियाकतपुर में, सादिकाबाद में, जामपुर में, राजनपुर में, आप चलें दूसरे इलाकों में चलकर मैं आपको बताता हूँ कि कितने लोग कुत्ते से काटे जाते हैं, उनको पूछने वाला तक नहीं होता है, कोई भी नहीं। लोग मरते रहते हैं, लेकिन यहाँ परवाह ही नहीं होती है हुक्मरानों को, कोई गिनता नहीं है। हमने फोकस किया हुआ है लाड़काना पर भी, कैमरे सारे के सारे लाड़काना पर रख लेना और देख लेना कौन कहाँ छींक ले रहा है, कौन कहाँ सो रहा है। इस तरह से आप गवर्नेंस को ठीक करेंगे, या मीडिया का ये तर्ज अमल जो है वो आपको आसमान पर ले जाएगा। लोग इस बात से चिढ़ते हैं, सचमुच चिढ़ते हैं कि जनाब लाड़काना में ये हो रहा है। भाई लाड़काना में क्या हो रहा है? ये भी एक तर्ज अमल है, ये भी एक अंदाज है लोगों को आप सब चीज़ पर मिट्टी डालने का। ये तरीक़ेकार जो है वो मीडिया को बेतबार कर देता है। हम इस तरह की बातें करते हैं, आप हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे। लाड़काना में क्या हो रहा है? भाई लाड़काना में क्या हो रहा है? ये कौन सी बात हुई? लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं ना कि वैक्सीनेशन हम लगवा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रुझान देखा गया है वैक्सीनेशन लगवाने का। अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद अगर लॉकडाउन ही लगना है तो लोग ये सवाल करते हैं तो फिर हम वैक्सीनेशन क्यों लगवाएं? नहीं तो वैक्सीनेशन लगेगी तो लॉकडाउन के हालात से बाहर आएंगे। जिसका वो नहीं हुआ है वैक्सीनेशन, उसकी ज़िंदगी अब भी खतरे में है। बिल्कुल। मेरे अपने भाई ने नहीं लगवाई, मिनटें करता हूँ तो मान नहीं रहा है बात को कि जी नहीं ये कुछ नहीं होती है ये वैक्सीन है। कई लोग नहीं लगवा रहे हैं, करना मुश्किल नहीं लगवा रहे हैं। हम लोगों को मिनटें कर रहे हैं कि भाई लगवाओ यार, इससे जान छूटेगी। लोग नहीं मानते हैं। तो अभी तो आपको लोगों को कायल करना है, उनको वैक्सीनेशन करवानी है उनकी। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई और तरह का कार है, अब असल बात है जाने के बचाने का दो चीज़ें हैं ना, आप जान बचाएं, कारोबार बचाएं। आप कारोबार, आपको एसेंशियल ज़रूरत की चीज़ें खाने का पीने का मिल रहा है, उसके ऊपर पाबंदी नहीं है, आप खा पी सकते हैं। अगर 7-8 दिन आप एक पूरे उससे गुजर जाएं और ये अगर बीमारी, ये वायरस कम हो जाए तो आपकी बेहतरी इसी में है। पिछले साल जो है वो तो महीना भर चला था। भूख से मर जाएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भूख का इलाज तो ये है ना कि आप खाना मंगवा सकते हैं ना। नहीं, हम मंगवा सकते हैं ना। कई लोग जिनका जो दिहाड़ीदार होते हैं वो कैसे? तो दिहाड़ीदार तो दिहाड़ी करें ना। तो कैसे दिहाड़ी करें जब लॉकडाउन लगा होगा? तो नहीं, आपका ख्याल है कि सिर्फ दुकानों में जाकर करेंगे? सनतें खुली हुई हैं, सब बंद है। सनतें खुली हुई हैं, किसी सनत को बंद नहीं किया है, ना इसका कोई नोटिफिकेशन आया, सनतें खुली रहेंगी। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मार्केटें, शॉपिंग प्लाजाज, तफरीह गाहें, इन चीज़ों के लिए होता है जब कोई लॉकडाउन होता है। लोगों का रश कहाँ होता है? जब खातून निकलती हैं तो 6 मोहल्ले वालियाँ भी साथ होती हैं उनके साथ, इंतहाई एहतराम के साथ। मेरी माएँ हैं, बहनें हैं,
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको रश नहीं करना चाहिए, आपका हजूम नहीं बनाना चाहिए। ज़िंदगी को खतरा है ना, और उन्हीं की ज़िंदगी का खतरा है जो अब बाहर निकल रहे हैं। तो एसओपीज़ पर सख्ती से अमल दरामद करा लिया। तो एसओपीज़ के लिए अगर एक आपको मैकेनिज्म देखा है, आज अपोजिशन लीडर ने क्या कहा है, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने ठीक कहा है हलीम अदल शेख ने, कि पुलिस की चांदी हो गई। अब पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको पैदागिरी का जरिया बना लिया है। इधर हुकूमत ने पाबंदियां लगाई, इधर वो खड़े हो गए सड़कों पर आकर, लाओ भी कटो। लोग जो है पास नहीं रखते, जेब में 100 रुपए का नोट रखते हैं कि ये 100 रुपए का नोट है, या 100 रुपए के 2 हिस्से कर देते हैं, 50-50 का नोट है, भाई इस पर राजी हो जाएगा तो ये मान लेगा तो हम निकल जाएंगे आगे। इस तरह से तो हो रहा है। पुलिस जो है इसको कमाई का धंधा बना लेती है, और बेपनाह मैं तो समझता हूँ कि उसके पुलिस को ये सबक सिखाया नहीं गया है कि इंसानों के साथ इंसानों जैसा बर्ताव करना चाहिए। वो किसी भी जगह की पुलिस हो, वो सिंध की हो, बलूचिस्तान की हो, पंजाब की हो, खैबर पख्तूनख्वा की हो, कश्मीर की हो, कहीं की भी हो, वो इंसानों को इंसान नहीं समझती है। हमें एक तर्ज अमल पुलिस का भी बनाना है कि जब इस तरह की चीज़ हो और खड़ा कर देंगे, खातून को इधर बात करेंगे, मर्द से उधर बात कर रहे होंगे, दोनों साथ जा रहे हैं, अच्छा डबल सवारी हैं, क्यों भाई, कैसे जा रहे हैं आप? ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन लगाई साहब, ताजिर अगर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे सिंध हुकूमत को, तो आपको लगता है सिंध हुकूमत घुटने टेक देगी? सिंध हुकूमत घुटने टेक देगी ताजरों के आगे, बीमारी के आगे, कोरोना के आगे, और ये जो डेल्टा है उसके आगे? ठीक है, हम भी चाहते हैं कि ठीक है, अगर घुटने टेक देती है, अगर आपका रिट ऑफ द गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए सूबे में, अगर आप रिट ऑफ द गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए वफाक कंट्रीब्यूट करेगा, तो फिर वफाक की रिट ख़त्म करने के लिए कोई और लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। ये क्या बात कर रहे हैं भाई? हुकूमत एक फ़ैसला करती है और वफाक डंडे लेकर खड़ा हो जाए कि नहीं ये नहीं कर सकते, ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाई वो सूबापन तौर पर कर रहा है। आप बलूचिस्तान में करें, सिंध क्या करेगा कि वहाँ जाकर मुदाखलत करेगा? आप करें पंजाब में, कौन इसको वो करेगा? लेकिन लगाई साहब, ईद उल अज़हा के वक्त जब मवेशी मंडियाँ लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा रश था, तो उस वक्त नहीं लॉकडाउन लग जाना चाहिए था? उस वक्त नहीं लगाया गया, जब बहुत ज़्यादा फैल गया तो अब याद आ रहा है। लोग ये भी सवाल करेंगे। तो सवाल तो ये है कि फैला है ना, अगर वो नहीं, अगर एक गलती उस वक्त नहीं की थी, उस वक्त गलती कर ली थी, तो अब भी उसको गलती ही करनी चाहिए। अगर उसकी इस्लाह उस वक्त नहीं कर सके तो अब भी नहीं करनी चाहिए। आप उस वक्त अपनी गलती को मान ही रहे थे कि आप सब्जी मंडियां खोले हुए थे, आप जो मवेशी मंडी खोले हुए थे, फिर तो मवेशी शहर में आ गए थे, गली गली में, जगह जगह पर, हर जगह पर मवेशी। ऐसा कभी नहीं हुआ था जैसे इस मरतबा हुआ। और सिंध हुकूमत का, कराची के इंतजामिया का टोटल फेलुअर था कि जब मवेशी जो है वो सड़कों पर, गलियों में, जगह जगह पर घूम रहे थे, और उस वक्त लोग खड़े होकर उनका भाव ताव कर रहे थे। वेरिएंट उस वक्त भी ये आपका फैला है, इस वक्त भी डेल्टा ने अपनी कारगुजारी दिखाई है और बढ़ा है। अगर उस वक्त नहीं कर पाए तो अब भी नहीं करना चाहिए। सिंध हुकूमत को हम अपील करते हैं कि लॉकडाउन ख़त्म कर दे, लोगों का आज़ादाना मेल जोल और बढ़ाए, और उनके SOPs पर जो है वो पाबंदी करने की कोई जिम्मेदारी न लगाए, कोई शर्त न लगाए। सारे लोग आज़ादाना घूमें और आराम से डेल्टा की फिजा में जिंदा रहें। जिंदा रह सकते हैं तो जिंदा रहें, नहीं तो अस्पताल मौजूद है, अस्पताल नहीं तो कब्रिस्तान मौजूद है, हम वहाँ चले जाएँ। लेकिन अच्छा, सिंध हुकूमत ने काम किया था। सिंध हुकूमत ने कहा जो वैक्सीनेशन नहीं लगवाएगा उसकी सिम बंद कर दी जाएगी, और जो सरकारी मुलाजमीन है तनख्वाहें नहीं उनको मिलेंगी। अब एक्सपो सेंटर में हज़ारों की तादाद में लोग पहुँच गए हैं वैक्सीनेशन लगवाने, लेकिन वहाँ पर इंतजाम ही नहीं है। तो जितने इंतजाम हो सकते हैं उतने करेंगे ना। अगर एक चीज़ को, एक गिलास में एक आदमी ने पानी पीना है, अगर 10 आदमी प्यासे हैं, इस गिलास तो टूट जाएगा ना। मसला ये है कि अपना एक बारी का रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपनी बारी का इंतजार करें, जब बुलाया जाए तो जाएं और वहाँ जाकर वैक्सीनेशन करवाएं। सब कोड सबको मिल गया है, लेकिन वहाँ पे इंतजामात नहीं है। हमारी जो रिपोर्टर है उससे भी हमारी बात हो रही थी। सिंध हुकूमत को चाहिए कि बहुत सारे सेंटर्स बनाए, क्योंकि अगर नहीं हो तो कल वज़ीर आला कह रहे थे क्यों उसमें ताखीर हो रही है। अब बताएं, हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। मेमन मस्जिद में एक बन गया एक सेंटर तूबा मस्जिद में बन गया, एक सेंटर नार्थ नाज़ाबाद की जामे मस्जिद फारूक आज़म में बन गया, एक मस्जिद उस्मान गनी में बन गया, एक मस्जिद अबू बकर सिद्दीक में बन गया, एक जो है वो अपना बाबुल इमाम बारगाह में बन गया। आप इस तरह से बनाते जाए मराकज़, और आपके लिए कोई मसला नहीं है। जब उन्होंने खुद ऑफ़र की है उलमा ने आपको, तो वज़ीर आला को करना चाहिए और ज़्यादा मराकज़ कायम करने चाहिए मसाजिद में, और मसाजिद के सहन में भी और मसाजिद के अंदर भी आप बिठाएं लोगों को, और उनको, ये तो इबादत गाहें आपके लिए खैर का सबसे बड़ा वो मरकज़ बन जाएंगी, तो आप उसको करें इस्तेमाल।
आपको उलमा ने खुद पेशकश की है, तो हुकूमत को इस पर अमल करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, रहनुमा MQM फैसल सब्जवारी ने आज जिस सवालात की बौछार की है वो ये कहते हैं कि सिंध हुकूमत बताए कि उन्होंने कितने वेंटिलेटर्स मंगवाए, बताया जाए कितने वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए जाए, ये तो हम अभी बात कर रहे थे। और साथ साथ उन्होंने एक और सवाल किया कि क्या जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को रोका जा सका है, कि बहुत सारे लोग तो जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। तो अगर कहीं बनवा रहे हैं, इस तरह की जालसाजी हो रही है, तो हुकूमत को उसको देखना चाहिए और उसको रोकना चाहिए। और अगर इन्हें मालूम हुआ है तो उसकी खुद निशानदेही करनी चाहिए कि इस जगह से ये जारी हुए हैं जाली, और इस बंदे ने नहीं करवाया वैक्सीनेशन, इसके पास सर्टिफिकेट मौजूद है। वैसे मैं बताऊं आपको, इस शहर के अंदर ऐसे लोगों के पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद हैं जिनको उस पर गाड़ी के ऊपर बैठना नहीं आता है, कि स्टीयरिंग पकड़ना नहीं आता है। ऐसे लोगों के पास इंटरनेशनल ड्राइविंग सर्टिफिकेट मौजूद हैं। इन गुनाहगार आंखों ने देखा है कि लोगों के पास मौजूद है, गाड़ी को हाथ नहीं लगा सकते, चला ही नहीं सकते, उनको पता भी नहीं। सारा डिजिटलाइज्ड हो गया। उसके बावजूद ऐसी सूरत हाल मौजूद है। आपके यहाँ करप्शन ने दरवाजे खोल रखे हैं। करप्शन में किस किस ने हिस्सा नहीं डाला है? कौन बताया कि जी मैंने करप्शन में हिस्सा? कौन सी पार्टी है जो कहती है कि हमने इस तरह की करप्शन में हिस्सा नहीं डाला है? बिल्कुल जिम्मेदार हैं सारे लोग, सारे के सारे लोग जिम्मेदार हैं। जो इस वक्त अशराफिया हमारी बैठी हुई है उसमें कोई पारसा नहीं है। इस जहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जहाँ पर गाड़ियों की क्लियरेंस होती है, गाड़ी लूली लंगड़ी अंधी कानी टूटी हुई, और वो जो है उसको ले जाते हैं, वो जगह उसकी वो फ़ौरन उसको क्लियरेंस मिल जाती है, ले जाएं। लाएं, असल मसला होता है वो 10 रुपये 100 रुपये 500 रुपये फ़ीस है, वो फ़ीस नहीं है, वो सरकार का भत्ता है। वो इसको हाथ में 2 अल्लाह कहता है, जाओ साइन कर दिए, जाएं, गाड़ी आपकी सड़क पर जा सकती है, नहीं जा सकती है, हमारी बला से। हम तो सिर्फ सर्टिफिकेट दे देंगे कि आपकी गाड़ी रोड पर चल सकती है। उसका इंजन नहीं है फिर भी चल सकती है, उसके अंदर ब्रेक फेल है तब भी चल सकती है, उसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं है तब भी चल सकती है, उसके अंदर आयल काम ही नहीं करता है फिर भी चल सकती है। वो तो चल सकती है इसलिए कि सर्टिफिकेट दे दिए, वहाँ जो इंस्पेक्टर बैठा हुआ साइन कर देता है कि जी गाड़ी चल सकती है, बस चल सकती है, नहीं चल सकती इससे उसको गर्ज नहीं है। उसको जेब में उसकी टेबल पर 100 रुपए का नोट आ गया, 500 रुपए का नोट आ गया, बस करना है उसमें, वो कर देता है। चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लगाई सब सियासत के ऊपर बात कर लेते हैं। नून में से शीन निकलने की बातें बहुत ज़्यादा की जाती थी और हमेशा ये कहते थे कि नहीं कोई पार्टी तकसीम का शिकार नहीं है, लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब बाकायदा तौर पर नाराज़ हो गए हैं। वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ का जो बयानिया है और उनकी जो हमदुल्ला मुहिब से मुलाकात है उसके ऊपर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वो कहते हैं कि सियालकोट इलेक्शन भी और आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखें, ये अरेंज कराई मीटिंग जनाब उनके जो प्यारे प्यारे थे वज़ीर ख़जाना, उन्होंने ये मीटिंग अरेंज करवाई थी अफ़गानिस्तान के जनाब इसहाक डार साहब ने। सही। और वो इसहाक डार साहब ने जिसके साथ भी मिलकर ये मीटिंग अरेंज कराई है वो बहुत ही ख़तरनाक खेल खेला गया है। और देखें, आप डिप्लोमेट से मिलते हैं कि जी बरतानिया में मुकीम अफ़गानिस्तान के सफ़ीर ने मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की, बहुत अच्छी बात है, मुलाकात कर ली। एक ऐसा आदमी जो हुकूमत में किसी न किसी ओहदे पर है, लेकिन अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि वो पाकिस्तान के बारे में उसकी मुखालफत में बात करता है और मुसलसल एक ख़ास बयानिया लेकर चलता है और आपसे वो मुलाकात करवा जा रही है, तो पहले इंक्वायरी तो करें ना कि किस आदमी से नज़ीर लगा ली जाएगा, तो उनके सामने रखा जाएगा कि जनाब इसने तो आपको फुला मरतबा पर आप पर तनकीद की, उस मौके पर आपसे तनकीद की थी, आपको इससे नहीं मिलना चाहिए। तो जो आप पर तनकीद करे उससे तो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो मुल्क पर तनकीद करे उसके साथ आप मिलें। एक में मुझे कभी भी गुमान नहीं था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की राहें जुदा हो सकती हैं। अब मुझ जैसा आदमी ये कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने उस तरफ चल पड़े हैं और आज से नहीं चल पड़े, उसी वक्त से चल पड़े जब उन्होंने नाम लिए थे, हमने मुखालफत की थी। भाई नाम ले रहे हैं आप नाम लेने का क्या मतलब है आपका? क्या पूरे का पूरा सिस्टम 2 आदमियों का नाम होता है, 1 आदमी का नाम होता है? पूरा सिस्टम उनके पास होता है। मशीनरी ऐसी, अगर आप एक आम सी मशीनरी को भी हाथ लगाएं तो उसके अंदर कम से कम 500 पुर्जे आ जाते हैं। तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मशीनरी है, उसके अंदर जो है कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट भी चीज़ें होंगी, जाहिर है उसके अंदर इंजन नहीं होगा तो कोई चीज़ भी नहीं चल सकेगी। लेकिन कोई और पुर्जा भी ऐसा होता है कि जो ना चले तो भी गड़बड़ होती है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जनाब आप 2 अहम शख्सियात को टारगेट करने के बाद आपके मसाइल हल हो जाएंगे? गलत था। और ये कि अगर आप ची गवेरा हैं, अगर आप फिडल कास्ट्रो हैं, अगर आप हो ची मिन हैं, अगर आप माओ ज़ेडुंग हैं, अगर आप लाइनन हैं, तो खुलकर आए ना, आप कहें
कि जी मैं इनकलाब लाना, अगर अब इमाम खुमैनी है तब भी कहें ना जी मैं आ रहा हूँ और मैं सब चीज़ से बरीअज़िमा हो रहा हूँ। बिल्कुल। आप यहाँ पर एक डील करें, डील करके आप चले जाएं, एक महल में जाकर रहें, उसके बाद एक यहाँ से चले जाएं एक और महल में जाकर रहें, फिर आप जो है वो महलात को तब्दील करते रहें और लोग जो हैं यहाँ पर ज़िंदगी की सख्तियों को सहते रहें और आप जो है आपका एक बयानिया बन जाए। वो बयानिया नज़रियाती बयानिया नहीं है, वो इनफरादी बयानिया है कि ताकत का सरचश्मा मैं हूँ। फ़र्द नहीं होता है, मास्टर्स होते हैं। ये नहीं है कि मुझे बादशाह बना दो सारे मसाइल हल कर दूंगा। आप बादशाह नहीं बन सकते, आप अमीरुल मोमिनीन नहीं बन सकते। की वजह से लगाई साहब आपको लगता है सियालकोट वाली जो सीट है नून लीग की वो उनके हाथ से गई है? मैं इस तरह की बात नहीं करता हूँ। मैं ये स्पेस देने की बात नहीं करता हूँ कि जी बड़े फेयर फ्री इलेक्शन में जनाब सीट मार ली है PTI ने। हुआ होगा, धांधली भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका बयानिया भी कबूल कर लिया गया है। इनका बयानिया भी नहीं कबूल हुआ, इसलिए कि अगर आप लड़ नहीं सकते हैं तो फिर आप लड़ने की बातें करते क्यों हैं? आप हर मर्तबा कोई ना कोई आर्मी चीफ होता है, आप लठ लेकर खड़े हो जाते हैं कि जी मैं हूँ, तो फिर नतीजा भी निकलता है कि आप फर्श पर पड़े होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि आप कहाँ हैं। आप जेल में कहते हैं, फिर मच्छर बहुत काट रहे हैं, कभी अटक जेल में मच्छर काट रहे हैं, किले के अंदर मच्छर काट रहे हैं। ठीक है, चलें ब्रेक ले नाज़रीन। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के आबाई शहर में करप्शन अपने उरूज पर है और करप्शन यानी कि भत्ता लेते हुए एक तहलका खेज एक वीडियो सामने आई है करप्ट रिसालदार वकार अजीज कैसरानी की। क्या है ये सारा मामला, इस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा करप्शन की बात करते हैं और करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उन्हीं के वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के आबाई शहर में करप्शन अपने उरूज पर है। वज़ीर आला के आबाई शहर में करप्ट रिसालदार वकार अजीज़ कैसरानी जो कि भत्ता लेते हैं, उनकी एक वीडियो मंजर आम पर आई। दुकानदारों से भत्ता वसूली में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ और कमिश्नर नसीम सादिक ने नोटिस भी लेकर उस वक्त के जो कमांडेंट BMP सैयद मूसा रजा थे उनको इंक्वायरी का हुक्म भी दिया। लगारी साहब, ये सारा मामला है क्या कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, ये हैं कौन और ये किस तरह से सारा मामला हो रहा है? अच्छा, ये है ऐसा कि जब सिस्टम आया था, अंग्रेज़ों ने कायम किया था, तो हर तुमन के लिए एक BMP बॉर्डर मिलिट्री पुलिस बनाई गई थी। अच्छा। और वो तुमनदारों का ही लोग होते थे जो उसके जमादार बनते थे और उनके कमांडेंट बनते थे और उनके जो रिसालदार बनते थे उन्हीं के होते थे। तो ये कैसरानी जो हैं वो कैसरानी कबीले के ही होंगे और ये वहाँ पर BMP के ज़िम्मेदार हैं। वहाँ पर बाकायदा भत्ता लेते हैं, कमिश्नर को इतला मिलती है, कमिश्नर इंक्वायरी कराते हैं, उनके जो है वो उनको सस्पेंड किया जाता है, फिर उसको बहाल किया जाता है, फिर उनकी 3 साल के लिए जो है उनकी तरक्की रोक दी जाती है। ये सारी चीज़ों के बावजूद परवाह ही नहीं होती है उनको ना, वो फिर अपने काम से लगे रहते हैं और फिर बाकायदा उनको रोक कर कहा जाता है कि इनकी दोबारा इंक्वायरी कीजिए और 1 महीने में रिपोर्ट दी है। ये कमिश्नर का आर्डर है। अच्छा। 1 साल हो गया, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। तो इस तरह से अंधेर नगरी मचा रखी। जो छोटे दुकानदार हैं वहाँ पर ज़ाहिर छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए भत्ता लेने के लिए मौजूद होती हैं। तो ये भत्ताखोरी जो है, सरकार की आप वर्दी पहनकर आप BMP के जमादार बनकर, रिसालदार बनकर जब लोगों से जाकर इस तरह का तर्ज अमल करेंगे तो रिट ऑफ द स्टेट जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है। फिर कमिश्नर के अहकामात कोई चीज़ नहीं रहते हैं, फिर डिप्टी कमिश्नर को कोई चीज़ नहीं समझा जाता है। वो समझा जाता है कि यही बंदा है भाई सबसे बड़ा जो हमसे आकर पैसे वसूल कर रहे हैं। वहाँ कौन कमिश्नर की सुनता है? लोग शिकायतें करते रहे, होगा क्या? वो चैनल से आएगा ना, वो कमिश्नर साहब लिखेंगे DC को DC, AC को AC, नीचे जाकर लिखेंगे, वो जाकर बैठेगा यार क्या शिकायत है तुम्हारी? उन्होंने कहा यार कोई खाम खा के झूठ बोलते हैं। ये लिख देते रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस बंदे की शिकायत की वो झूठ पर मबनी है। वो कमिश्नर तक चली जाएगी, सारे ऊपर साइन करते जाएंगे, वो कहेंगे नहीं झूठ है, वो फिर जाकर खड़ा हो जाएगा भत्ता लेने के लिए। तो इस तरह से चलता रहता है। सही, ठीक है। अच्छा लगाई साहब, अब कुछ थोड़ी सी महंगाई की बात कर लेते हैं। हुक्का फिर से महंगाई का जो कोड़ा है वो आवाम पे बरसा दिया है। 1 अगस्त से एक बार फिर से पेट्रोल महंगा हो रहा है। जब से बजट आया है ये कोई 3री-4थी दफ़ा पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो इस तरह से तो गुजारा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने आज एक ट्वीट की और उसको हज़ारों लाइक्स जा रही हैं। अच्छा। और मैंने गुजारिश ये की है कि अगर
कीमतें आलमी मार्केट के मुताबिक तय करनी है तो उजरतें भी आलमी मयार के मुताबिक तय की जाए। बिल्कुल ऐसा है। ये क्या बात हुई कि कीमतें तय करते वक्त अमेरिका और कनाडा की मिसाल दें और उजरतें तय करने वक्त सोमालिया और अफगानिस्तान की मिसालें दें? ये तो कोई बात ना हुई ना कि आप लोगों को कहें कि जनाब दुनिया भी तो आखिर बढ़ रही है, दुनिया की बात, दुनिया की कुव्वत खरीद है। अगर आप बरतानिया के हिसाब से, फ्रांस के एतबार से, जर्मनी के एतबार से, कनाडा के एतबार से कहेंगे यार देखो वहाँ क्या पेट्रोल की कीमतें और हमारे यहाँ क्या पेट्रोल की कीमतें हैं, भाई वहाँ पर उजरतें कितनी देते हैं लोगों को, वो भी तो देखें ना। आप इधर सोमालिया की जाकर हमें मिसाल देना कि आप सोमालिया में अशिया की कीमतें कैसी हैं, अफगानिस्तान में, तब भी वो हम उस मिसाल को कबूल करने को तैयार नहीं है। दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, हमारे पास इतने कुदरत के वसाइल हैं कि अगर हम उनको अपने तौर पर इस्तेमाल करें। आप तो डिक्टेशन लेते हैं कि हम कुआं खोदें ना खोदें, तेल निकालें ना निकालें, गैस निकालें ना निकालें। आपके पास जो टैग आते हैं वो बेईमानी करते हैं और वो गलत टैग में जाकर वो गलत खुदाई करते हैं समंदर के अंदर। आप कहते हैं जी नहीं कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। भाई दुनिया की रिसर्च बता रही है कि पाकिस्तान का कोस्टल एरिया गैस और तेल से माला माल है। एक यहाँ तक रिपोर्टें आई हैं कि 1000 साल तक अगर इसी रफ्तार से चलता रहे, दुनिया भर का तेल का इस्तेमाल इसी तरह चलता रहे, 1000 साल तक हमारे कोस्टल एरिया की गैस जो दुनिया की ज़रूरत पूरी कर सकती है। अभी हमारे यहाँ अभी निकला है गैस के और तेल के ज़खायर निकले हैं, हमारे यहाँ ज़खायर निकल रहे हैं और हम गुरबत की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास सोने के पहाड़ पड़े हैं, हम गुरबत की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास कोयले के पहाड़ पड़े हुए हैं, हम पूरे का पूरा थर पार कर पड़ा है, हम गुरबत की तरफ चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ चांदी के और दीगर अशिया के ज़खायर पड़े हुए, हम खोल नहीं सकते, हम हाथ नहीं लगा सकते। हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें कुदरत ने आपको इनरिच्ड यूरेनियम दी है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या करते हैं आप ऐसे ही जाकर फेंक देते हैं, उससे लोगों को कैंसर हो जाता है। डेरा गाजी खान में आप बताऊं, मैं आपको डेरा गाजी खान और तौसा में लोगों में कैंसर फैला हुआ है और आप रोकते नहीं हैं कि भाई जी जो एटमी फुजला है ना उसको तो आपने ठिकाने लगाना है ना, ऐसे थोड़ी जाकर फेंक देना है। ऐसे ही फेंक दिया जाता है और लोग मर रहे हैं लोग वहाँ पर। तो ये सूरत हाल है कि अगर आपको महंगाई करनी है आलमी मयार के मुताबिक तो आप उजरतें भी आलमी मयार के मुताबिक देना। यहाँ तो जो मजदूर की उजरत कम से कम मुकर्रर की थी वो भी उसको नहीं मिलती है। आप तय करते हैं वो नहीं मिलती है। आप तय करते हैं, बजट में ऐलान करते हैं कि मजदूर को इतनी उजरत मिलेगी, उसको इतनी उजरत नहीं मिलती है और कोई उसको वो पूरा नहीं करता। तो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत का अपना काम है। हुकूमत ने यहाँ तक कहा है कि हम टैक्स की मद में तेल से कुछ भी वसूल नहीं कर रहे। भाई गजब यार, ये क्या कर रहे हैं साहब? आप क्या बताना चाहते हैं लोगों को? लोगों से क्या चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं? हर चीज़ भाई आपका बजट ही ये कीमतों पर, गैस, बिजली, पेट्रोल, इन चीज़ों की महंगाई पर आप वो जो कर रहे हैं इसी पर चला रहे हैं ना। आप डीजल को, मिट्टी के तेल की कीमतें बढ़ा देते हैं, इससे आप अपना बजट चला रहे हैं। आप इनडायरेक्ट टैक्स आज ख़त्म करके डायरेक्ट टैक्स लगाएं, फिर पता चलेगा कि लोग कितना दे रहे हैं। लोग यहाँ के लोग दुनिया में, मैं समझता हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्स को अगर कर दिया जाए, हम एक निवाला लेते हैं, चाय का एक कप लेते हैं, इसमें जो है वो मौजूद है GST, जनरल सेल्स टैक्स, कहीं 15% है, कहीं 27% है, कहीं कुछ है, और वो हम चाय की एक घूंट पीते हैं तो उसमें भी वो टैक्स मौजूद होता है। आप कहते हैं कि टैक्स नहीं देते पाकिस्तान के लोग, भाई आप इनडायरेक्ट टैक्स में हर चीज़ डाल देते हैं ना। ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा लगाई साहब, कराची में कोरंगी में एक बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल का एक आया था। उस मुलजिम ने तराफी जुर्म कर लिया। वो कहता है कि 11 बजे के करीब बच्ची को मैंने रिक्शे में बिठाया, उसके बाद मैं नशा करता रहा और 12:30 बजे के करीब उसने बाजार ग्राउंड में जाके बच्ची को कत्ल भी कर दिया, मतलब ज्यादती भी की, कत्ल भी किया। लगाई साहब, ये वाकयात बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सीरियस होकर हुकूमत को फौरी तौर पर क्या एक्शन लेने की जरूरत है? अभी थोड़ी देर पहले वो मुकर भी गया है इस बयान से। हाँ, तो अब यहाँ सूरत हाल तो ऐसी है कि वो सामान बांध चुका था, वो अपने गांव जाने वाला था, लेकर जा रहा था, उसकी अपनी बेटियां हैं, उसके अपने बेटे हैं। खौफे खुदा नहीं इंसान के अंदर, ये नहीं है कि इंसान ने कब्र में जाना है। कोई नहीं सोचता है ऊपर से नीचे तक कि मैंने आखिर कब्र का मुंह देखना है। इस जिंदगी को मौत भी आनी है, नहीं है ये इंसान। लेकिन जब जुर्म करता है, जब संगीन जुल्म करता है, इससे बड़ा संगीन जुल्म क्या होगा कि आप ज्यादती के बाद बच्ची को उठाकर फेंक दें और उसकी गर्दन टूट जाए। यार खुदा का। लगाई साहब, ये वाला एक वाकया था, नूर मुकद्दम वाला जो वाकया है, उसने तो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली हर लड़की को डिस्टर्ब किया है। उस हवाले से कौमी असम्बली में शीरी मज़ारी साहिबा हमारे ख्याल भी कर रही थी। उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं फिर बात करते हैं।
लगाई साहब, शीरी मज़ारी साहिबा ने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू हाईलाइट किया है। वो ये कहती हैं कि सनसनी फैलाई जाती है सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, असल बात नहीं बताई जाती है, एक सनसनी फैला दी जाती है। इस चीज़ को रोकने की भी ज़रूरत है। देखिए, मेरा ख्याल है कि उनकी जो अच्छी बात थी, ये हमने जो क्लिप दिखाया है, ये अच्छा क्लिप मैं नहीं कह सकता हूँ। अच्छा क्लिप वो था जिसमें वो कह रही थी कि औरत को औरत समझा जाए, बिल्कुल। औरत को किसी रिश्ते के हवाले से पाबंद न किया जाए कि माँ है, बेटी है, बहन है। इससे ये जाहिर होता है कि वो किसी न किसी की प्रॉपर्टी है, किसी न किसी की मिल्कियत है, किसी न किसी के वो किसी के हिसार में है। और वो हिसार में है तो कोई चीज़ है, इंटिटी नहीं है, वो प्रॉपर्टी है। उसको मिल्कियत समझा जाए और उसको मिल्कियत की तरफ बढ़ता जाए। तो खातून को खातून होना चाहिए, औरत को औरत होना चाहिए, उसका एहतराम होना चाहिए, उसका वक़ार होना चाहिए, उसकी डिग्निटी। जैसे मैं एक शख्स हूँ, इसी तरह से एक खातून को भी एक शख्स के तौर पर ट्रीट किया जाए, फ़र्द के तौर पर ट्रीट किया जाए। एक सन पे नाजिक ना कहा जाए, ये कोई चीज़ इस तरह से नहीं है, और उस तरह बिहेव ना किया जाए। ये क्या बात हुई कि एक जानवर की तरह, एक जानवर जिस तरह से बिहेव करे, और फिर अब ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है, सरकारी गैर सरकारी सोशल मीडिया जो भी है, वो एक माहौल बना रहे हैं कि जी उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। आप उसको माइलेज देना चाहते हैं, आप उसको स्पेस देना चाहते हैं फरार होने का। ये सारे का सारा इंटेंशनल हो रहा है। कहीं ना कहीं तो कोई दिमाग काम कर रहा है ना। केस इसको क्या कर लिया था हमने, एक जिरगे ने खुलेआम फैसला दिया था कि इस औरत को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया जाए। ये हुआ था इस मुल्क में, यार हम क्या करें, हुआ था। और उस दिन के दिन धारे मुजरिमाना इस ज़्यादती का निशाना बनाया गया। वो रोते पीटते थाने पहुंचती है, मस्जिद के मौलवी के बाद पहुंचती है, वो इंसाफ के लिए पहुंचती है। आला अदालतें कहती हैं कहाँ है इस रिपोर्ट में, कुछ भी नहीं है। भाई रिपोर्टें उसकी मर्जी से बन रही हैं क्या? रिपोर्टें पैसे से बन रही हैं ना, उनके पास पैसा है जिरगे वालों के पास, वो देते हैं, जाकर बनवा लेते हैं अपने हिसाब से रिपोर्टें। क्या हुआ अभी भी किस केस में हुआ है, अभी एक और केस में बताया गया है कि वो जनाब वो अज्जा नहीं मिले हैं। भाई अज्जा नहीं मिले हैं तो आपके लिए वो अज्जा बचा कर रखे कि आप आएंगे और तशरीफ लाएंगे और आप उसके साथ होने वाली ज्यादती के बाद देखेंगे। यानी ये भी हुआ है इस मुल्क के अंदर एक तारीख दौर के अंदर कि एक अंधी औरत शिकायत लेकर गई कि मेरे साथ ज्यादती की गई है। उस औरत को कहा गया कि तुम 4 गवाह लाओ। नाबीना हूं मैं, कहां से लाऊं 4 गवाह? उसको कोड़े मारेंगे। हमारा जुडिशल सिस्टम जो है उसको कोड़े मारने चाहिए, हमारे जुडिशल सिस्टम। लेकिन लगारी साहब, हमारे यहाँ जब तक इबरतनाक सजाएं नहीं दी जाएंगी तब तक इस तरह की तो वाकया एब्सोल्युटली कुछ कवानीन एब्सोल्युटली देखें, ये वाकया जिस तरह से सामने आया है, नूर मुकद्दम वाला, ये दिन धारे का वाकया है, उसकी फुटेज मौजूद है, ईच एंड एवरीथिंग। भाई आप इसमें से कौन सा पहलू निकालेंगे? कितने बड़े वकील आ जाएं, फोरेंसिक भी करवा लिया अब तो उन फुटेजेस का। मैं कह रहा हूं कि सब कुछ करा लेना। ये जो बड़े बड़े वकील बैठे होते हैं, मैं इंतहाई एहतराम के साथ, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, वो तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बड़े वकील होते हैं। एक कागज निकाल कर सामने रख देते हैं, उसके बाद बंदा बरी हो जाता है कि लीजिए। क्या बेनिफिट ऑफ डाउट? भाई बेनिफिट ऑफ डाउट जो विक्टिम को क्यों नहीं मिलता, मुजरिम को क्यों मिलता है? बेनिफिट ऑफ डाउट देना है तो विक्टिम को देना, जिसकी जान ली गई, जिसकी बेआबरूई की गई, जिसके साथ ज्यादती की गई, जिसके साथ जुल्म किया गया, उसको देना। आप उसको देते हैं जिसने जुल्म किया है, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। और लगाई साहब, नूर मुकद्दम वाले केस में जो फुटेजेस सामने आई हैं उसमें ये बात पता चलती है कि वहाँ पे गार्ड्स मौजूद थे, उसने गार्ड्स से हेल्प मांगी लेकिन किसी ने मदद नहीं की। मतलब इतना ज़्यादा आपका ज़मीर अंदर से मर चुका होता है या फिर इतना ज़्यादा आपको खौफ होता है किसी चीज़ का कि आप रोकते ही नहीं हो अगर आपके सामने कोई जुर्म हो रहा हो। ज़मीर के आगे भी तो वो खड़ी होती है ना, बंदूक खड़ी होती है ना, उसके सामने वो बंदूक देखकर वो चुप हो जाता है। वो देखता है कि ताकतवर आदमी है, वो चुप हो जाता है। वो देखता है कि इसके पास दौलत है और ये मुझे कुचल के रख देगा, वो हो जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि जब चीज़ें सामने आ गई हैं, अब इसके अंदर आप और कौन सी शहादतें तलाश करेंगे? कोई शहादत ऐसी नहीं होगी जो इस सारी सूरत। पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हो गया है उसका, लेकिन हो गया ना। उसके बावजूद सूरत हाल तो ये है कि हमारा सिस्टम उस बंदे को बचाने के लिए, बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए डाउट तलाश करेगा। एक डाउट दे दो, इसकी ये कीमत है, एक डाउट। नहीं जी, वो तो लड़की ही नहीं थी, वो कोई और लड़की थी। डाउट कर रहा है ना।
नहीं जी, ये मामला ही झूठ है, हुआ ही नहीं था। और हमारे यहाँ ये तो फिल्म की शूटिंग हो रही थी, पुराना फिल्म में जाकर देखें, ये मौजूद है, ये सारा कुछ मौजूद है, ये फिल्म की शूटिंग हो रही थी, ऐसा कोई वाकया ही नहीं हुआ था। बेनिफिट ऑफ डाउट। हमारे लोगों की मेंटालिटी ये है कि लोग इस तरह की बातें करें कि वो गई क्यों थी वहाँ, उसको जाना ही नहीं चाहिए था। इस तरह की मेंटालिटी भी, इस तरह का माइंड। मैं ये कहता हूँ कि लोग, BBC में बेनज़ीर की शहादत के अगले रोज़ प्रोग्राम हो रहा था, तो एक बंदे ने कहा कि वो गाड़ी से बाहर क्यों निकली, तो एक बंदे ने चीख कर कहा, डोंट ब्लेम टू विक्टिम। वो अपनी जान से चली गई, आप उसको ब्लेम कर रहे हैं। किसने कहा था कि उस तरह का माहौल बनाया जाए? कोई नहीं पूछता है, आज भी कोई नहीं पूछता है कि गाड़ी ने उल्टे हाथ पर मुड़ना था, सीधे हाथ पर क्यों मजबूर किया गया गाड़ी को जाने के लिए? तय हो गया था इंतजामिया के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो पुलिस ब्रीक रहे हैं बड़े बड़े वकील साहब ने, और जो वो लीडर अपोजिशन बनना चाहते थे, कोई जाकर पूछे तो सही, आपने वकीलों को किस, उनसे अपने बहादुरों को कैसे रिलीज करवाया था? एक एक चीज तय होती है और मालूम होता है कि जनाब किस तरह से कत्ल किया गया, किस तरह से वो सारे का सारा सीन धुला दिया गया, साफ कर दिया गया, टैंकर पानी के लाकर वो कर दिया गया कि खून का कतरा भी बाकी न रहे। यहाँ पर जो सब वजीर आजम मुल्क की जो रही है, जिसका बाप वजीर आजम था, जिसका दादा वजीर आजम था, उनको उसको इंसाफ नहीं मिला। इस मुल्क में किसको इंसाफ मिलेगा भाई? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। नूर मुकद्दम को इंसाफ मिलेगा, लेकिन अल्लाह करे कि इंसाफ मिले। मैं ये कह रहा हूं कि इंसाफ मिला तो बड़ी बात होगी। हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसा है कि उसको फांसी पर चढ़ाना चाहिए। इंशाल्लाह सजा तो मिलनी चाहिए। और इस तरह ये क्या बात हुई कि चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा हो और ये भी कह रहा हो कि इस बंदे को हम बरी कर रहे हैं, तब उन्हें मालूम हो कि इसको 3 साल पहले फांसी हो चुकी है और चीफ जस्टिस को ये मालूम नहीं, केस चल रहा है और चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि जी बरी कर दिए। जस्ट आसिफ सईद खोसा बरी कर रहे हैं एक आदमी को और मालूम होता है कि उस बंदे को तो फांसी हो चुकी है। कोई ऐसा मैकेनिज्म भी तो है जो अदालती फैसलों से पहले ही फांसी पर चढ़ा देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा लगाई साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रीमियर लीग में रखना डालने की भारतीय साजिश बेनकाब हो गई है। भारत की जानिब से हर्षल गिब्स एक क्रिकेटर हैं बड़े मशहूर, उनको भारतीय बोर्ड की जानिब से धमकियां दी गई। उन्होंने ये बात सबको बता भी दी है। तो भारत पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनी है उसको खेल में क्यों लेकर आ रहा है? सियासत एक तरफ रखे लेकिन खेल तो एक अलग चीज़ है ना। एक दुश्मन को आप दुश्मन ही समझे ना, आप दोस्त कैसे समझ सकते हैं? जिसने कोई एक इंसानियत की रत्ती भर भी जिसने कोशिश न की हो कि उसके अंदर इंसानियत जो है उसका कोई इदराक हो, कोई फहम हो, कोई ख्याल हो, कोई सोच हो, कोई फिक्र हो जो इंसान के बारे में और इंसानियत के बारे में सोचे। ये आज़ादी के मुतालबात हो रहे हैं, आज से नहीं हो रहे हैं। हुर्रियत के मुतालबात हो रहे हैं, आज से नहीं हो रहे हैं। और यहां पर हम करा रहे हैं ना। आज़ाद कश्मीर जिसका अपना सदर है, जिसका अपना वजीर आज़म है, जिसका अपना असम्बली है, जिसकी अपनी सुप्रीम कोर्ट है, आज़ाद कश्मीर अपनी एक प्रीमियर लीग कराना चाहती है, अपना एक जो है वो स्पेशल इवेंट कराना चाहती है क्रिकेट का, तो उससे आपके पेट में दर्द क्या हो? और यह चल ठीक है, इंडिया के पेट में दर्द है तो ICC के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये तो ICC के लिए शर्मनाक बात है कि वो रोकने के लिए आ जाए सामने कि जनाब ने इस तरह का इवेंट नहीं होना चाहिए, तो आप अपने जेर साया ना करने दें। ये क्या बात हुई? बाहर से खिलाड़ी ना आए हम बैन कर देंगे, बाहर से अंपायर ना आए हम बैन कर देंगे। तो आप क्या वो हो गए, जनरल असम्बली बन गए, सिक्योरिटी काउंसिल बन गए हैं, आप पॉलिटिकल फैसले करेंगे। अगर क्रिकेट का यही हाल रहा तो क्रिकेट खेलने वाले फिर आप खैर समझें अपनी कि ये गेम रहेगा, ये सियासत का अखाड़ा बन जाएगा। आप इसके जरिए अगर सियासत करना चाहते हैं, ICC को ये ख्याल नहीं आ रहा है, ये नहीं सोच रही है कि वो किस तरह के फैसले कर रही है। लगाई साहब, अगर यही हरकत पाकिस्तान करता तो पाकिस्तान को तो कोई पेनल्टी ना लग चुकी होती ICC की जानिब से? इसके खिलाफ तो ICC तो साथ दे रही है इसका। ICC को शर्म नहीं आ रही है कि वो इस मामले पर कम से कम ये तो देखे कि इशू क्या है और वो पॉलिटिकल क्यों, खेल को क्यों सियासत बना रही है। भाई ये खेल है ना, अगर खेल है तो खेल किसी का भी हक है। क्या खेल अगर किसी गुलाम खेलना चाहता है तो आप उसको रोक लेंगे? अगर किसी गुलाम इलाके के गुलाम बच्चे को खेलनी है क्रिकेट तो आप उसको रोक लेंगे? बिल्कुल ठीक है। अगर वो हॉकी खेलना चाहता है तो आप उसको रोक लेंगे? ये कौन सा तरीक़ाकार है? तो क्या आपके इदारे, इंटरनेशनल इदारे, खेलों के इदारे ऐसे हैं कि जो सियासी फैसले करें?
सही। अच्छा चलने लगाई साहब, वक्त अब बहुत कम है। मारूफ शायर और नकाश काज़मी के हकीकी से जा मिले हैं कोरोना वायरस के बायस। आपने बताया था वो आपके दोस्त थे, कैसी शख्सियत के मालिक थे, उनके बारे में आप क्या कहें? बहुत बड़े शायर थे और उन्होंने बड़ी शायरी की। कोरोना का ज़रूरत पड़ी तो हम देंगे लहू का तेल चरागों में डालने के लिए। और नकाश काज़मी जितना अच्छा लिखते थे, पढ़ते उतने ही अच्छा थे। उनको शेर पढ़ने का ढंग आता था। हमारे बहुत मेहरबान दोस्त थे और लंबा हमारा साथ था, कुछ 40 तक का। हमने बड़े साथ बड़े वक्त गुजारे और एक सीनियर शायर थे, बड़े शायर थे। कोरोना के बाद चले गए। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ कहा जाएगा कि जनाब लॉकडाउन नहीं करो, आप सोशल डिस्टेंसिंग पर ज़ोर नहीं दो, आप मास्क पहनने पर ज़ोर नहीं दो, आप ऐसी बातें नहीं करो, आप कारोबार करने दो, आप दुकानदारी करने दो, आप लोगों को जो है रोज़गार का हिसाब ज़रूर रोज़गार करें यार, लेकिन कोई उसूल होते हैं। आप अगर SOPs को भी फॉलो नहीं करते हैं, ना फॉलो करने देते हैं, वफाक तो ना फॉलो करता है ना फॉलो करने देता है। वज़ीर आज़म को बाद में किसी ने कहा था ये मास्क तो लगा लिया करें जब आप पब्लिक में खड़े हों, तो बहुत बाद में, अब तो खैर वो उसकी भी परवाह नहीं है, ना वज़ीर आज़म को ना किसी को परवाह है। वज़ीर होते हैं जो बैठे होते हैं काबिला के इजलास में, वो मास्क लगा कर बैठते हैं, बड़ी मेहरबानी है उनकी कि वो मास्क लगाते हैं और एक चीज़ दिखाते हैं। वज़ीर आज़म ने तो इसको ओनरशिप नहीं दी है, वो तो हमेशा इस तरह से चलते हैं। मैं कहता हूँ कि कोरोना एक सीरियस वायरस है और हमें इसके साथ लड़ना है। वो हमारे बहुत प्यारे लोगों को देखा है। आज नकाश काज़मी चले गए, कल कोई और चले गए थे, उससे पहले और चले गए, हमारे बहुत अजीज़ दोस्त इस पर। बिल्कुल, इसलिए अगर आपको अपनी जान प्यारी है और अपने प्यारों की जान भी अजीज़ है तो आप एक तो वैक्सीनेशन लगवाएं और दूसरा SOPs पर अमल करें। मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। वैसे मेरे भी जहन में ये लगाई सब सवाल अक्सर आता है कि वैक्सीनेशन लगवा लिए तो मास्क क्यों पहनना है, लेकिन मास्क पहनना है, लाजमी पहनना है। हमें इजाज़त दीजिएगा, कल फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।